आज हम कक्षा 7वीं में पाठ तीसरा हिमालय की बेटियां पढ़ेंगे। जैसा कि इसके नाम से हमें लगता है कि हिमालय की बेटियां, हिमालय तो एक पर्वत है, उसकी बेटियां। यहाँ लेखक ने हिमालय की बेटियां का अर्थात नदियों के बारे में बताया है। हिमालय को एक पिता माना है और नदियों को उसकी बेटियां, क्योंकि नदियाँ हिमालय से निकलती हैं अपने इसीलिए उनको पिता माना है। यहाँ लेखक ने प्रकृति का मानवीकरण किया है, प्रकृति को एक मानव के रूप में दिखाया है। पाठ इस प्रकार है। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। सम्भ्रात महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। लेखक ने अभी इसको मैदानी इलाकों में जब देखा था तो नदियाँ बहुत ही शांत लगती थी, गंभीर लगती थी, जैसे अपने आप में खोई रहती हों। जैसे कोई सम्भ्रात महिला, कोई सुशील महिला जैसे होती है। लेखक के मन में नदियों के प्रति माँ, दादी, मौसी, मामी की तरह आदर के भाव भी थे। वह इसी धाराओं में डुबकियाँ लगाता था। जैसे माँ, दादी, मामी की गोद में खेलते हैं, उसी तरह लेखक इस नदियों की में डुबकियाँ लगाता था। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। हिमालय के कंधे पर चढ़ना की ऊंचाई पर से जब लेखक ने देखा, मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। कि लेखक ने जब ऊंचाई से देखा तो ये नदियाँ इतनी विशाल नहीं दिखाई देती थी, दुबली पतली लगती थी। उनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इसका अर्थ है कि जब ऊंचाई से पानी गिरता है तो उसमें आवाज़ आती है, उसको लेखक ने खिलखिलाना कहा है। इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। ऊंचाइयों में जो नदियाँ हैं, भावभंगी यानी अपनी भावभंगिमा करती हुई उल्लास, इनका सब जब मैदान में आती है तो ख़त्म हो जाता है, यानी समतल होकर बहने लगती हैं, शांत होकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल, विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला को देखकर। इसका अर्थ है कि लेखक को किसी लड़की या किसी कली को देखकर उतनी हैरानी नहीं होती जितनी नदी के बचपन के रूप को देखकर, यानी जो ऊपर नदी जब निकलती है हिमालय से, उस रूप को देखकर ज़्यादा हैरानी हुई। कहाँ ये भागी जा रही हैं, वह कौन लक्ष्य है जिससे इन्हें बेचैन कर रखा है। बहुत तेज़ी से नदियाँ आगे बढ़ती हैं तो लेखक सोचता है कि इनका लक्ष्य क्या है जो इतनी बेचैनी से ये भाग रही हैं। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। लेखक कहता है कि हिमालय का इन्हें बहुत प्यार मिलता है, वहाँ से ही पैदा होती हैं नदियाँ। बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ, बर्फ़ जैसी जो पहाड़ियाँ थी, सफ़ेद सफ़ेद, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अधिपत्यकाएँ होता है पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, सरसब्ज उपत्यकाएँ होती हैं चोटियाँ, कि ये जहाँ से बह रही है नदी, ऐसा है इनका घर। जहाँ से निकलती हैं वो इनका घर बताया गया है। वो कैसा है कि बर्फ़ की सफ़ेद सफ़ेद पहाड़ियाँ हैं, चारों ओर घाटियाँ हैं, बहुत ऊंची चोटी है, और चारों ओर जो चोटियाँ हैं वो सरसब्ज हरी हरियाली वाली, ऐसा जहाँ ये लीला करती हैं ऐसा घर है इनका। ये इनके वहाँ की स्थिति के बारे में लेखक ने बताया है। खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती हैं, यानी पहाड़ों से निकलकर जब आगे चलती हैं, तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद आने का मौका मिल जाता है।
यानी वहाँ से निकलकर जब ये देवदार, चीड़, चिनार, सफ़ेदा आदि में बहती हैं तो इनकी गति धीमी हो जाती है। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इस नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा, यानी उसके लिए कितना इनको याद करता होगा। यहाँ सिर धुनना वैसे पछताना होता है कि इनको आगे भेजकर वो कितना पछताता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उसके पास और रखा ही क्या है, कि हिमालय जो है ऊपर से बिल्कुल मौन है, बहुत बड़ा विशालता में मौन ही मौन है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये बड़ी नदियां हैं। बाकी जो ये नाम आए हैं रावी, सतलुज, व्यास, ये छोटी नदियां हैं। इनको भी बेटियां ही कहा है, हिमालय की बेटियों के रूप में बताया है लेखक ने। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं हैं। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद ना जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती हैं। जो नदियां हैं उनका अपना पानी नहीं है। पानी कहाँ से आता है? हिमालय के पिघलने से। इसको लेखक ने बड़ी अच्छी भाषा में कहा है कि पिघले हुए दिल की एक एक बूंद है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। यहाँ लेखक का कहने का अभिप्राय है कि ये दोनों नदियाँ समुद्र में जाकर मिलती हैं। यहाँ लेखक ने समुद्र को उनका दामाद बताया है और हिमालय को ससुर, और उसकी नदियाँ जो हैं उसकी बेटियाँ हैं। जैसे बेटियों को ब्याह कर पति के हाथ में देते हैं तो ये नदियाँ आगे बढ़कर जब समुद्र में मिल जाती हैं तो हाथ पकड़, यानी उनकी शादी हो जाती है उनसे। हाथ पकड़ने का श्रेय, हाथ पकड़ना, शादी करना। जैसे जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। जिन्होंने सिर्फ हिमालय नदियों को मैदानी इलाकों में देखा है वो उनकी उच्च खिल, जो वहाँ ऊपर चोटियों पर जो इनका नाचना गाना, ऊंचा लहरों का जो आवाज़ होती है उनको नहीं समझ सकते। इसका कहने का ये अर्थ है। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो, कि जो पहाड़ी लोग हैं इनको निरंतर देखते हैं तो उनके लिए शायद यह उतनी आकर्षक नहीं होती जितनी लेखक के लिए हुई है। हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर वे कैसे खेला करती हैं, कि जो पहाड़ी लोग हैं वो इनको अक्सर देखते हैं तो वो उनको शायद ये आकर्षक ना लगे, लेकिन लेखक को ये उनका रूप बहुत प्रभावित करता है और हिमालय को ससुर और समुद्र को इसका दामाद कहने में भी कुछ झिझक नहीं होती। लेखक ने इसको ऐसे शब्द कहे हैं कि उन्हें दामाद मान लिया। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती नदी को प्रेम का बलिदान देते जाना। इसमें लेखक ने कहा है कि लेखक से पहले भी कई कवियों ने नदियों को मानवीकरण किया है, और यहाँ कालिदास लेखक ने जब यक्ष उनका मेघदूत संदेशा लेकर जाते हैं अपनी प्रेसी के पास, तो उन्हें कहता है कि रास्ते में नदी आएगी बेतवा, वेत्रवती यानी बेतवा नदी, उनको प्रेम का प्रतिदान देते जाना। प्रेम का प्रतिदान अर्थात बादल के पास क्या होता है? पानी, बारिश। तो कहता है कि उन नदी में कुछ बूंदें बरसा कर जाना। तुम्हारी यह प्रेसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। प्रेसी यहाँ बेतवा नदी को कहा गया है, तो इसलिए लेखक ने कहा कि उसको प्रेम का प्रतिदान देते जाना, कि उसको प्रेम के बदले में कुछ देना। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। सचेतन रूपक का मतलब है कि नदियों को सजीव रूप में देखना, कि कालिदास को भी इन नदियों को सजीव रूप में देखना अच्छा लगता था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। लेखक के कहने का अभिप्राय है कि जो लोग नदियों को पहाड़ी घाटियों पर और समतल मैदानों में अलग अलग देखते हैं
तो वो ऐसा ही सोचेंगे। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। लेखक ने अलग अलग रूप में नदियों को देखा है, तो काका कालेलकर जी ने नदियों को लोक माता कहा। लोक माता क्यों कहा? जैसे माता सबका भरण पोषण करती है, उसी तरह नदियाँ भी हमारे खेतों को सिंचती हैं, आने वाले जीव जंतुओं को पानी देती हैं, तो उन्हें लोक माता कहा गया है। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है? लेखक कहता है कि माता से पहले इन्हें हमें बेटियों के रूप में भी देख सकते हैं, जिस तरह लेखक ने देखा है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में से अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा कि इन्हें प्रेमिका के रूप में भी देख सकते हैं। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम उनके साथ जोड़ सकते हैं। वो कौन सा बताया है लेखक ने? बहन का। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। लेखक कहता है कि इन नदियों के साथ हमने प्रेम का रिश्ता जोड़ना है, चाहे वो बहन का है, बेटी का है, माँ का है, प्रेयसी का है, कोई भी हो सकता है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोलिंग यानी तिब्बत की बात है। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी। यानी लेखक का मन एक दिन उदास था और तबीयत अच्छी नहीं थी, तो सतलुज के किनारे जाकर बैठ गया। लेखक जो है सतलुज नदी के किनारे के पास बैठा और दोपहर का समय था। लटका दिए पानी में पैर, अपने पैर पानी में लटका कर बैठ गया। जब पानी में पैर लटकाते तो हमें ठंडक महसूस होती है। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। थोड़ी ही देर में जो जल था उसके कारण उसको ठंडक मिलने लगी, आराम मिलने लगा। जैसे तन और मन ताज़ा हो गया। लगा मैं गुनगुनाने। पानी में पैर डालने के कारण लेखक का तन और मन दोनों ताज़ा हो गए, यानी वो अच्छा फील करने लगा। यहाँ नागार्जुन लेखक जी बता रहे हैं। तब उन्होंने जैसे गुनगुनाने लगे। उन्होंने सतलुज को बहन के रूप में, कविता के रूप में बताया। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। इसका भाव है कि सतलुज बहन तुम्हारी लीला हैरान कर देने वाली है। मैं तुम्हारी लीला को देखकर मेरा मन मोह गया और मेरा नशा यानी खुमारी दूर हो गई और मैं तुम पर कुर्बान जाता हूँ। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। यहाँ लेखक ने कहा कि तुम एक बेटी हो और हिमालय आपके बाप के रूप में है, पिता के रूप में, परंतु वह चिंतित और चुपचाप है। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जैसे नटी होता है जो नाटक करने वाली स्त्री है, जो सारी प्रकृति है एक नटी के समान है, उस पर एक चित्र, हिमालय को जो चित्र है वो अनोखा है, अद्भुत है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी। यहाँ लेखक सतलज नदी को बहन के रूप में मानते हुए उसकी बढ़ाई कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है। धन्यवाद।